दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब भारत दिवालिया होने के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने इतिहास बदल दिया। आइए जानते हैं फिल्म गवर्नर की कहानी। साल 2022 श्रीलंका। पूरा देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे, लोग सरकार के खिलाफ उतर चुके थे और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। पैसे की कमी, महंगाई और जरूरी सामान की किल्लत ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। कई बड़े नेता भी देश छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में एक सवाल उठता है, आखिर कोई देश इस हालत तक कैसे पहुंचता है? इसी सवाल के साथ कहानी भारत की तरफ मुड़ती है, जहां हम मिलते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार अदिति वर्मा से, जो अपने भतीजे अनुज के साथ टीवी पर श्रीलंका की खबरें देख रही थीं। ये सब देखकर अनुज हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि कोई देश इस तरह कैसे टूट सकता है। तभी अदिति उसकी तरफ देखकर कहती हैं कि जो आज तुम श्रीलंका में देख रहे हो, एक समय भारत भी कुछ ऐसा ही खतरा झेल चुका है। उनकी ये बात सुनते ही कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है, उस दौर में जब भारत खुद एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के किनारे खड़ा था। साल 1990। दुनिया में अमेरिका और इराक के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन उसका असर सिर्फ युद्ध वाले देशों तक सीमित नहीं था। तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। भारत जैसे देशों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि देश अपनी जरूरत का काफी तेल बाहर से खरीदता था। पेट्रोल और डीजल महंगे होने लगे, महंगाई बढ़ने लगी और धीरे धीरे आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर दिखाई देने लगा। इसी दौरान हमें रमन नाम के एक अधिकारी से मिलवाया जाता है। वो ईमानदार, समझदार और दूर की सोच रखने वाले इंसान थे। एक दिन वो बैंक में अपना काम करवाने पहुंचे, लेकिन बैंक का माहौल सामान्य नहीं था। लोगों के चेहरों पर चिंता दिखाई दे रही थी। वहीं एक आदमी बैंक मैनेजर के सामने बार बार लोन की गुहार लगा रहा था। वो बेहद परेशान था, शायद उसका कारोबार डूबने की कगार पर था, लेकिन बैंक अधिकारी उसकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। आखिरकार वो आदमी निराश होकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद रमन भी बैंक से बाहर आते हैं। बाहर का माहौल और भी ज्यादा बेचैन करने वाला था। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, लोग सरकार से नाराज थे। तभी रमन की नजर उसी आदमी पर पड़ती है जिसे अभी अभी बैंक से खाली हाथ लौटना पड़ा था। अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो रमन को अंदर तक हिला देता है। वो आदमी अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेता है और लोगों के कुछ समझने से पहले खुद को आग लगा देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रमन स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। उनके सामने एक इंसान ने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि उसे अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और यहीं से रमन के मन में एक सवाल पैदा होता है, क्या देश की हालत सच में इतनी खराब हो चुकी है? उसी शाम वो घर लौटते हैं। बाहर से शांत दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से बेहद परेशान होते हैं। उनकी पत्नी और बेटी उनसे बात करती हैं। उनकी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और देश की सेवा करने का सपना देखती थी, लेकिन रमन के दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। अगले दिन उन्हें वित्त मंत्रालय से बुलावा आता है। वो तुरंत वहां पहुंचते हैं जहां देश के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। यहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी होती है। बैठक में उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही आर्थिक संकट की चेतावनी दी थी और अब उनकी आशंकाएं सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। तभी एक और बड़ी खबर सामने आती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। नियमों के अनुसार डिप्टी गवर्नर को अगला गवर्नर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री की राय अलग थी। उनका मानना था कि इस संकट के समय देश को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुश्किल फैसले लेने से न डरे। इसलिए उन्होंने रमन का नाम आगे बढ़ाया था। यह सुनकर रमन खुद भी कुछ क्षणों के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यह सिर्फ एक पद नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक जिम्मेदारी थी। उन्हें बताया जाता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले महीनों में संकट और गहरा सकता है। दूसरी तरफ पत्रकार अदिति वर्मा भी इस खबर पर नजर बनाए हुए थीं। उन्हें पता चलता है कि रमन को नया गवर्नर बनाया जा सकता है, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक अर्थशास्त्री नहीं है देश को इस आर्थिक तूफान से बचा पाएगा? अगले दिन रमन रिजर्व बैंक पहुंचते हैं। वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे, लेकिन रमन औपचारिकताओं में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो मुस्कुराकर कहते हैं कि परिचय बाद में हो जाएगा, अभी देश ज्यादा जरूरी है। ये सुनते ही सब समझ जाते हैं कि नए गवर्नर अलग सोच रखते हैं। इसके बाद वो सीधे एक महत्वपूर्ण बैठक में पहुंचते हैं जहां देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा होनी थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर चिंता थी। फाइलों में ऐसे आंकड़े थे जो किसी की भी नींद उड़ा सकते थे।
डिप्टी गवर्नर सीआर स्थिति समझाते हुए बताते हैं कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहे हैं और अब हमारे पास सिर्फ लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का रिजर्व बचा है। अगर ये और नीचे गया तो भारत के लिए जरूरी सामान खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल, दवाइयां और मशीनें सब प्रभावित होंगी। फिर वो कहते हैं कि महंगाई सिर्फ महंगाई नहीं लाती, वो भूख भी लाती है और जब लोगों का पेट खाली होता है तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। एक एक करके सभी अधिकारी समस्याएं गिनाने लगते हैं। कोई बढ़ते घाटे की बात करता है, कोई विदेशी मुद्रा की कमी की। लेकिन काफी देर तक सुनने के बाद रमन बोलते हैं कि पिछले 1 घंटे से मैं सिर्फ समस्याएं सुन रहा हूं। समस्याएं मुझे पहले से पता है। अब से इस कमरे में वही बोलेगा जिसके पास समाधान भी होगा। कमरे में खामोशी छा जाती है। तभी सीआर सुझाव देते हैं कि भारत को अपने पुराने मित्र सोवियत संघ से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन रमन तुरंत कहते हैं कि काश हालात इतने आसान होते। सोवियत संघ खुद गंभीर संकट से गुजर रहा है। जो देश खुद डूब रहा हो वो हमें कैसे बचाएगा? कुछ क्षण बाद रमन एक ऐसा नाम लेते हैं जिससे पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कई अधिकारी इस सुझाव से नाराज हो जाते हैं, खासकर सीआर। उनका मानना था कि IMF से मदद लेना भारत की मजबूरी दिखाएगा और उसके बदले में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन रमन कहते हैं कि अभी भावनाओं से नहीं, हकीकत से फैसले लेने होंगे। अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाया तो दुनिया हमारी कमजोरी खुद देख लेगी। बहस लंबी चलती है, लेकिन आखिर में रमन साफ कर देते हैं कि अब सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण है, भारत। न राजनीति, न विचारधारा, न पुरानी दोस्तियां, सिर्फ भारत। और यहीं से शुरू होती है उस संघर्ष की कहानी जिसने देश का भविष्य बदल दिया। क्योंकि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले थे और रमन को जल्द ही ऐसा फैसला लेना था जो करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करने वाला था। अब रमन और सीआर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचते हैं। कमरे में प्रवेश करते ही रमन बिना समय गवाए देश की वास्तविक स्थिति सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा है और अगर जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो भारत के पास जरूरी आयात करने तक के पैसे नहीं बचेंगे। प्रधानमंत्री रिपोर्ट देखते हैं और उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। कुछ पल बाद वो पूछते हैं कि अगर ये बात जनता तक पहुंच गई तो क्या होगा? रमन बिना घुमाए फिराए जवाब देते हैं कि लोग घबरा जाएंगे, बैंक से पैसा निकालना शुरू कर देंगे, बाजार टूट सकते हैं और हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। फिर वो साफ शब्दों में कहते हैं कि इस समय देश को IMF से मदद मांगनी होगी। ये सुनकर कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। प्रधानमंत्री जानते थे कि यह फैसला कितना संवेदनशील है। उनकी सरकार मजबूत बहुमत वाली सरकार नहीं थी। कई सहयोगी दलों का समर्थन उस पर टिका हुआ था। अगर उन्हें यह कदम पसंद नहीं आया तो सरकार गिर सकती थी। लेकिन तभी रमन एक ऐसी बात कहते हैं जो वहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं कि कुर्सी दोबारा मिल सकती है, लेकिन अगर देश टूट गया तो उसे दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर प्रधानमंत्री कुछ देर तक उन्हें देखते रहते हैं और फिर आखिरकार उनकी योजना पर काम शुरू करने की अनुमति दे देते हैं। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब समय बहस का नहीं बल्कि कार्रवाई का था। कुछ समय बाद अमेरिका से एक वरिष्ठ अधिकारी भारत आता है जिसका नाम मार्शल था। उसकी मुलाकात वित्त मंत्री और रमन से करवाई जाती है। बैठक के दौरान रमन भारत की आर्थिक स्थिति विस्तार से समझाते हैं और लगभग $2 बिलियन की मदद की मांग रखते हैं। मार्शल उनकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन फिर वो एक सवाल पूछता है, इसके बदले में भारत क्या देगा? यह सवाल सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है, क्योंकि सभी जानते थे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी मदद पूरी तरह निस्वार्थ नहीं होती। रमन कुछ क्षण सोचते हैं। उसी समय उनके दिमाग में एक योजना आकार लेने लगती है। अमेरिका उस समय इराक से जुड़े सैन्य अभियानों में व्यस्त था और उसके विमानों को लंबी उड़ानों के दौरान ईंधन भरने की जरूरत पड़ती थी। रमन समझ जाते हैं कि भारत इस जरूरत को अवसर में बदल सकता है। कुछ दिनों बाद एक गुप्त बैठक बुलाई जाती है जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद होते। रमन बताते हैं कि अगर भारत अमेरिकी विमानों को अपनी जमीन पर ईंधन भरने की अनुमति दे दे तो IMF से सहायता मिलने की संभावना काफी बढ़ सकती है। यह सुनते ही कई मंत्री असहज हो जाते हैं। किसी को डर था कि विपक्ष इसे देश हित के खिलाफ बताएगा, तो किसी को सरकार गिरने की चिंता थी। लेकिन रमन जानते थे कि बिना जोखिम उठाए देश को बचाना अब संभव नहीं है।
आखिर फैसला लिया जाता है कि पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय तरीके से किया जाएगा। मीडिया और जनता को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद मुंबई में रात के अंधेरे में तैयारियां शुरू होती हैं। अमेरिकी विमानों को चुपचाप ईंधन दिया जाता है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। एक एक करके कई विमान सफलतापूर्वक रिफ्यूल हो जाते हैं। रमन और उनकी टीम को लगने लगता है कि शायद अब हालात बदलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी मुश्किल अभी बाकी है। दूसरी तरफ पत्रकार अदिति वर्मा लगातार जांच में जुटी हुई थीं। उन्हें कुछ ऐसी जानकारियां मिल रही थीं जो बाकी मीडिया के पास नहीं थीं, लेकिन वो बिना सबूत किसी बात पर विश्वास नहीं करती थीं, इसलिए वो खुद जांच करने निकल पड़ती हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है। भारत वास्तव में अमेरिकी विमानों की मदद कर रहा था। अदिति ये देखकर चौंक जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये साधारण खबर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबर है। वो तस्वीरें लेती हैं और सारी जानकारी जुटा लेती हैं। अगली सुबह देश भर में सनसनी फैल जाती है। अखबारों और समाचार चैनलों में यही खबर छाई रहती है। विपक्ष सरकार पर हमला बोल देता है। संसद में हंगामा शुरू हो जाता है। हर जगह एक ही चर्चा होती है कि आखिर भारत अमेरिका की मदद क्यों कर रहा है। सरकार घबरा जाती है और तत्काल ऑपरेशन रोकने का फैसला लेती है। हालांकि तब तक भारत को लगभग $700 मिलियन मिल चुके होते हैं। ये रकम राहत जरूर देती है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। दिन गुजरते जाते हैं और आर्थिक दबाव बढ़ता जाता है। इसी बीच अमेरिका से फिर संपर्क होता है। इस बार मार्शल का संदेश पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। वित्त मंत्री तुरंत रमन को बुलाते हैं। दोनों साथ बैठकर बातचीत सुनते हैं। मार्शल कहता है कि IMF भारत को लगभग $5 बिलियन तक की सहायता देने पर विचार कर सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को बड़े आर्थिक सुधार लागू करने होंगे। यह सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। $5 बिलियन उस समय किसी वरदान से कम नहीं थे, लेकिन इसके बदले में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव करने पड़ते। इसका मतलब था कि बाजार को अधिक खुला बनाना होगा, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना होगा और कई पुराने नियम बदलने होंगे। वित्त मंत्री चिंतित हो जाते हैं। उन्हें डर था कि देश के उद्योग विदेशी कंपनियों के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन रमन की सोच अलग थी। वो मानते थे कि दुनिया से कटकर रहने से विकास संभव नहीं है। प्रतियोगिता कठिन जरूर होगी, लेकिन वही भारत को मजबूत भी बनाएगी। काफी चर्चा के बाद वित्त मंत्री उन्हें सुधारों की योजना तैयार करने की अनुमति दे देते हैं। इसके बाद रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की टीमें दिन रात काम में जुट जाती हैं। हर तरफ फाइलें, बैठकें और योजनाएं दिखाई देती हैं। कोई टैक्स व्यवस्था पर काम कर रहा था, कोई व्यापार नीति पर, तो कोई विदेशी निवेश से जुड़े नियमों पर। हर व्यक्ति जानता था कि यह सिर्फ बजट नहीं बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला दस्तावेज है। लेकिन जब सब कुछ सही दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा था, तभी राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया। एक दिन सीआर तेजी से रमन के कमरे में आते हैं और बताते हैं कि बहुत बुरी खबर है। सरकार अब सुधारों के पक्ष में नहीं है। रमन चौंक जाते हैं। वो तुरंत वित्त मंत्री के पास पहुंचते हैं और वजह पूछते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया है। सरकार गिरने की कगार पर है। प्रधानमंत्री जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं और सरकार केवल कार्यवाहक सरकार के रूप में रह जाएगी। इसका मतलब था कि अब कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना लगभग असंभव हो चुका था। यह खबर सुनकर रमन के लिए जैसे जमीन खिसक जाती है। जिस योजना पर महीनों से काम हो रहा था वो अधर में लटक गई थी। फिर भी वो हार नहीं मानते। वो बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि देश को बचाने के लिए कोई रास्ता निकालना ही होगा, लेकिन इस बार सामने बैठे लोग भी मजबूर थे। राजनीति ने उनके हाथ बांध दिए थे। निराश होकर जब रमन बाहर निकलते हैं तो सीआर उनके साथ होते हैं। सीआर कहते हैं कि शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन रमन तुरंत जवाब देते हैं कि अगर मैं हार गया तो आरबीआई हार जाएगा और अगर आरबीआई हार गया तो देश हार जाएगा। उनकी आवाज में वही दृढ़ता थी जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। अगले दिन ऑफिस में एक साधारण सी घटना उनके सामने होती है, लेकिन वही घटना आगे चलकर एक असाधारण विचार को जन्म देती है। पुराने चपरासी पाटिल अलग अलग कर्मचारियों से थोड़े थोड़े पैसे उधार मांग रहे थे। कोई 10 रुपए देता, कोई 20, कोई 50। रमन ये सब देखते रहते हैं। जब वो पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो तो पाटिल मुस्कुराकर कहता है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर देंगे तो मेरी समस्या हल हो जाएगी। यही बात रमन के दिमाग में बिजली की तरह कौंध जाती है। वो सोचने लगते हैं कि अगर एक व्यक्ति कई लोगों से थोड़ी थोड़ी मदद लेकर मुश्किल से बाहर निकल सकता है तो क्या भारत भी ऐसा नहीं कर सकता।
यही विचार धीरे धीरे एक नई योजना में बदल जाता है। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि बॉस्टन में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक बैठक होने वाली है, जहां दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। रमन तुरंत वहां जाने का फैसला करते हैं। उनके लिए यह शायद आखिरी उम्मीद थी। बॉस्टन पहुंचकर जब उन्हें बोलने का अवसर मिलता है तो वह भारत की मजबूरी नहीं बल्कि उसकी क्षमता के बारे में बात करते हैं। वो दुनिया को बताते हैं कि भारत सिर्फ मदद मांगने वाला देश नहीं बल्कि अपार संभावनाओं वाला देश है। वो कहते हैं कि यहाँ प्रतिभा है, संसाधन है, मेहनत करने वाले लोग हैं और अगर थोड़ी सहायता मिल जाए तो भारत फिर से मजबूती से खड़ा हो सकता है। उनका भाषण इतना प्रभावशाली होता है कि कई देशों के प्रतिनिधि प्रभावित हो जाते हैं। बैठक के बाद कुछ देश भारत की मदद करने के लिए आगे आते हैं। रमन लगभग $30 मिलियन की सहायता जुटाने में सफल हो जाते हैं। जब वो भारत लौटते हैं तो पहली बार लोगों को लगता है कि शायद अभी उम्मीद बाकी है, लेकिन किस्मत अभी भी उनकी परीक्षा लेने वाली थी, क्योंकि आने वाले दिनों में संकट इतना गहरा होने वाला था कि रमन खुद पहली बार हार मानने के बारे में सोचने लगेंगे। और फिर अगले ही दिन एक और बुरी खबर सामने आती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत अचानक बढ़ जाती है। देखने में यह बदलाव छोटा लग सकता था, लेकिन उस समय भारत के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। डॉलर महंगा होने का मतलब था कि विदेशों से खरीदी जाने वाली हर चीज और ज्यादा महंगी हो जाएगी। अब सरकारी खर्च बढ़ने लगा और विदेशी मुद्रा भंडार पहले से भी तेजी से घटने लगे। विशेषज्ञ साफ कहने लगे कि अगर तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो कुछ ही हफ्तों में भारत के पास जरूरी आयात करने के लिए भी पर्याप्त डॉलर नहीं बचेंगे। जब यह रिपोर्ट रमन के सामने आती है तो पहली बार उनके चेहरे पर गहरी थकान दिखाई देती है। महीनों से वह लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हर बार एक नई समस्या सामने आ जाती थी। वह घंटों अपने कमरे में बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर कितनी कोशिशें बाकी हैं, क्या सच में अब कोई रास्ता बचा है। आखिरकार वह सीआर के कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि शायद अब समय आ गया है कि वह पद छोड़ दें। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता लगा दी, लेकिन फिर भी देश को संकट से बाहर नहीं निकाल पाए। यह सुनकर सीआर कुछ देर तक चुप रहते हैं। फिर वह धीरे धीरे उठते हैं और रमन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी आवाज में सम्मान साफ झलक रहा था। वो कहते हैं कि जब आपको इस पद पर चुना गया था तब मुझे लगा था कि यह गलत फैसला है। मैं सोचता था कि इस जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना जाना चाहिए था, लेकिन पिछले महीनों में मैंने जो देखा उसने मेरी सोच बदल दी। आपने हर मुश्किल का सामना किया, हर चुनौती से लड़े और कभी देश को अपने से ऊपर रखना नहीं छोड़ा। फिर वो भावुक होकर कहते हैं कि अगर आज आप हार मान गए तो ये सिर्फ एक इंसान की हार नहीं होगी बल्कि पूरे देश की हार होगी। ये शब्द सीधे रमन के दिल तक पहुंचते हैं। कुछ देर पहले जो आदमी टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके भीतर फिर से वही जिद लौटने लगती है। उस रात वो घर लौटते हैं। लंबे समय बाद परिवार के साथ बैठते हैं। उनकी पत्नी उनसे बात करती है और कहती है कि मुश्किल समय में लोग अपनी सबसे कीमती चीज का सहारा लेते हैं। फिर वो घर में रखे सोने का जिक्र करती है। सामान्य सी लगने वाली ये बात अचानक रमन के मन में एक नए विचार को जन्म देती है। उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचने लगते हैं कि अगर एक परिवार संकट के समय अपने सोने का इस्तेमाल कर सकता है तो क्या देश भी ऐसा नहीं कर सकता? क्या भारत के पास मौजूद सोना उसे इस आर्थिक अंधेरे से बाहर निकालने का रास्ता दे सकता है? उसी समय घर में एक खुशखबरी भी आती है। उनकी बेटी आईएएस परीक्षा पास कर लेती है। पूरा परिवार खुशी से भर जाता है। दिलचस्प बात यह थी कि आरबीआई के पुराने कर्मचारी पाटिल की बेटी ने भी आईएएस परीक्षा पास कर ली थी। दो अलग अलग परिवार, दो अलग अलग परिस्थितियां, लेकिन मेहनत ने दोनों को एक ही मंजिल तक पहुंचा दिया। इस खुशी के बीच भी रमन के मन में देश की चिंता बनी रहती है। अगले ही दिन वो वित्त मंत्री से मिलने पहुंचते हैं और अपना नया विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि देश के पास अभी भी एक ऐसी संपत्ति है जो हमें समय दिला सकती है, हमारा सोना। वो साफ करते हैं कि वो सोना हमेशा के लिए बेचने की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसे गिरवी रखकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। इससे भारत को कुछ समय मिल सकता है और वही समय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सबसे जरूरी था। वित्त मंत्री इस प्रस्ताव को सुनकर गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि सोना सिर्फ धातु नहीं था, वो राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक भी था। लेकिन दूसरी तरफ देश के पास विकल्प भी लगभग खत्म हो चुके थे।
काफी विचार विमर्श के बाद योजना को मंजूरी मिल जाती है। साथ ही यह फैसला भी लिया जाता है कि पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय रहेगा। अगर लोगों को पता चल गया कि भारत अपना सोना विदेश भेज रहा है तो घबराहट फैल सकती है, बैंकिंग व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और संकट और गहरा सकता है। इसके बाद तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दस्तावेज तैयार होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है और हर कदम की बारीकी से योजना तैयार की जाती है। सोने का एक हिस्सा विदेश भेजा जाना था ताकि उसके बदले विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके। लेकिन इतनी बड़ी योजना में मुश्किलें भी कम नहीं थी। विमान से जुड़े बीमा और सुरक्षा के कई मुद्दे सामने आते हैं। कुछ समय के लिए पूरा काम रुक जाता है, लेकिन आखिरकार सारी बाधाएं दूर कर ली जाती हैं। उधर पत्रकार अदिति वर्मा को लगातार महसूस हो रहा था कि सरकार जनता से कुछ बड़ा छिपा रही है। वो जांच में झुकी रहती है। तभी उनके एक विश्वसनीय स्रोत से उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि भारत अपना सोना विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में उन्हें इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन अगर यह सच था तो यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक खबरों में से एक होने वाली थी। अदिति पूरी ताकत से जांच शुरू कर देती है। अब कहानी दो दिशाओं में चल रही थी। एक तरफ देश को बचाने का गुप्त मिशन था और दूसरी तरफ एक पत्रकार थी जो सच के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। आखिर वो रात आ जाती है जब ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। आरबीआई के खजाने से सोना निकाला जाता है। हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जाता है। रमन जानते थे कि अगर भारी सुरक्षा दिखाई गई तो लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए सोने को साधारण कंटेनरों में रखा जाता है ताकि बाहर से देखने पर वे आम मालवाहक गाड़ियों की तरह लगे। धीरे धीरे काफिला एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है। हर गुजरता मिनट तनाव बढ़ा रहा था। सभी जानते थे कि इस मिशन की सफलता पर देश का भविष्य टिका हुआ है। लेकिन तभी रास्ते में एक अप्रत्याशित घटना हो जाती है। एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर उन कंटेनरों में से एक से टकरा जाता है जिनमें सोना रखा हुआ था। सड़क पर बहस शुरू हो जाती है। लोग इकट्ठा होने लगते हैं और कुछ देर के लिए पूरा मिशन खतरे में पड़ जाता है। एयरपोर्ट पर विमान इंतजार कर रहा था और समय तेजी से निकल रहा था। जैसे ही खबर रमन तक पहुंचती है, वो खुद वहां पहुंच जाते हैं। वो स्थिति को शांति से संभालते हैं और बिना किसी हंगामे के रास्ता साफ करवाते हैं। आखिरकार काफिला दोबारा आगे बढ़ता है और समय रहते एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां सोने को विमान में लोड किया जाने लगता है। हर बॉक्स सावधानी से विमान तक पहुंचाया जाता है। तभी वहां अदिति वर्मा पहुंच जाती हैं। महीनों की जांच के बाद उन्होंने आखिरकार सच्चाई खोज निकाली थी। वो सीधे रमन के सामने खड़ी हो जाती हैं। उनकी आंखों में सवाल थे और उनके पास वो जानकारी थी जो अगले दिन पूरे देश को हिला सकती थी। अदिति कहती है कि तो आखिर ये सच है, भारत अपना सोना विदेश भेज रहा है। क्या ये देश के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या आप लोग देश को बेच रहे हैं? कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर रमन शांत स्वर में जवाब देते हैं कि देश को बेचने और देश को बचाने के बीच सिर्फ एक छोटी सी दूरी होती है। फर्क सिर्फ नियत का होता है। वो आगे कहते हैं कि उन्हें पता है लोग इस फैसले को कैसे देखेंगे, लेकिन अगर आज ये कदम नहीं उठाया गया तो कुछ ही दिनों में पूरा देश आर्थिक अराजकता में डूब जाएगा। फिर वो अदिति को याद दिलाते हैं कि वो पत्रकार हैं और सच सामने लाना उनका अधिकार है। वो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, लेकिन साथ ही कहते हैं कि अगर ये खबर कल छप गई तो अगला सोने का कंसाइनमेंट शायद कभी यहां से नहीं जा पाएगा और उसका नुकसान सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि पूरे देश को होगा। ये सुनकर अदिति गहरे विचार में डूब जाती हैं। पूरी रात उनके मन में संघर्ष चलता रहता है। एक तरफ उनका पेशा था और दूसरी तरफ देश हित। अगली सुबह रमन की नींद खुलते ही उनकी नजर अखबार पर जाती है। वो तेजी से पन्ने पलटते हैं, लेकिन कहीं भी उस खबर का जिक्र नहीं होता। अदिति ने सच खोज लिया था, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया। यहां तक कि इस फैसले को लेकर उनका अपने संपादक से विवाद भी हो गया था। उनके संपादक का मानना था कि यह खबर अखबार को देश का सबसे बड़ा अखबार बना सकती है, लेकिन अदिति ने साफ कहा कि अगर किसी खबर से देश को नुकसान पहुंचता है तो ऐसी सफलता की कोई कीमत नहीं। ये जानकर रमन राहत की सांस लेते हैं। अब मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो सकता था। समय बीतता है और फिर 1991 आता है। देश में नई सरकार बनती है। नई सोच के साथ नए फैसले लिए जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनते हैं और भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। आर्थिक सुधार लागू किए जाते हैं। लाइसेंस राज को धीरे धीरे कम किया जाता है। विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले जाते हैं। निजी क्षेत्र को अधिक अवसर मिलने लगते हैं। दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाया जाता है। ये रास्ता आसान नहीं था,
विरोध भी हुआ, आलोचना भी हुई, लेकिन धीरे धीरे परिणाम दिखाई देने लगे। भारत उस संकट से बाहर निकलने लगा जिसने कभी उसे दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया था। देश की अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी होने लगी, निवेश आने लगा, उद्योग बढ़ने लगे और एक नया भारत आकार लेने लगा। फिल्म के अंतिम क्षणों में हमें बताया जाता है कि बाद में विदेश भेजा गया सोना वापस भी मंगाया गया, लेकिन असली बात सिर्फ सोने की वापसी नहीं थी। असली बात यह थी कि उस कठिन दौर में कुछ लोगों ने ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से देश आर्थिक रूप से टूटने से बच गया। इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े नेताओं के नाम लिखे जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे कई लोग होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के देश की दिशा बदल देते हैं। रमन भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने शायद कभी लोकप्रियता नहीं चाही, लेकिन उनके फैसलों ने करोड़ों लोगों का भविष्य सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही फिल्म एक बेहद प्रेरणादायक संदेश के साथ खत्म होती है। कभी कभी सबसे कठिन फैसले वही होते हैं जिन्हें उस समय लोग समझ नहीं पाते, लेकिन वही फैसले आगे चलकर इतिहास बचा लेते हैं। तो दोस्तों, यही थी फिल्म गवर्नर की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।